एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज अपन लेके आए हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो जो 3000 से 1500 ईसा पूर्व की बात चल रही थी, उसके बाद आपका आता है ऋग्वैदिक काल, जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले ऋग्वैदिक काल है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य आता है। और इसी के अंतर्गत एक आता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में आता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो इसके अंतर्गत दो ही चीज़ें रखी गई हैं, जो 600 ईसा पूर्व तक हो जाता है। और इसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद जो आपका आ जाता है महाजनपद काल, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि ऋग्वैदिक काल का है जो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हुए थे। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें मिलती है मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना गया है। मतलब जो व्यक्ति हैं मैक्स मूलर, इनने बताया है कि जो आपके आर्य हैं वो मध्य एशिया में निवास करते थे। ठीक है, और आर्यों का मूल निवास स्थान अगर हम बात करते हैं अपने भारतीयों के हिसाब से, तो भारतीयों में सबसे पहले बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इनने अपनी एक पुस्तक लिखी आर्केड ऑफ वेदांत। इसमें इनने बताया है कि आर्य मूल निवासी उत्तरी ध्रुव के हैं। कहाँ के हैं? उत्तरी ध्रुव के हैं, ऐसा इनने कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, दयानंद सरस्वती। इनने अपनी एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्य मूल निवासी तिब्बत के हैं। कहाँ के हैं? तिब्बत के। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित में है और ज्यादा माना जाता है, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं, जो आपके हैं मुक्स बेल के अनुसार ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आर्यों के बारे में। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। जो आर्य आए हुए थे उनके द्वारा जो विकसित सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और आर्यों की जो भाषा है वो भाषा मानी गई है कौन सी? संस्कृत। ठीक है, वो संस्कृत भाषा को मानते थे आर्य। ठीक है, और इनने अपने प्रशासनिक इकाइयों को अगर आरोही क्रम में हम बांट देते हैं, तो ये 5 भागों में इनने बांटा है। 5 भाग कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग, कुल, ग्राम, विश्व, राष्ट्र और जन, ये 5 चीजों में इनने बांटा है। कौन कौन से? पहले कुल, ठीक है, कुल, एक ग्राम, एक विश्व, एक राष्ट्र और एक जन। इन 5 चीजों में इनने आर्यों इनको बांटा है। ठीक है, और इसके बाद इनके मुखिया अलग अलग होते थे। ठीक है, तो मुखियों के बारे में डिस्कशन इसके बाद करेंगे। इसके पहले देख लीजिए प्रशासन। देखिए आ गया उसी के बारे में। तो प्रशासक की अगर हम बात करते हैं, तो प्रशासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी परिवार। ठीक है, तो परिवार और इकाई और अधिकार में क्या था? देखिए परिवार का होता था क्या? कुलपति। परिवार का कौन होता था? कुलपति। ग्राम का होता था ग्रामीण। विश्व का होता था विश्वपति। और जन का होता था गणपति, यानी कि राजा। ठीक है, और राष्ट्र मतलब जो आपका शासन करता था वो राष्ट्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये आपके परिवार में बटा हुआ है। इसके बाद देखिए समाज। अब आर्यों की समाज के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इनकी समाज पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी? पितृसत्तात्मक का मतलब ये है कि ये पिता को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे माता के अपोजिशन। ठीक है, तो पिता को ज्यादा मानते थे, इसलिए इनकी जो है समाज कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। वर्ण का आधार कर्म है। इनके समय पर जो वर्ण था उसका आधार कर्म माना जाता था। मतलब जो व्यक्ति जो कर्म कर रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सूत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में सूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपन को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर स्थिति क्या थी। तो अब वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? तो स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इस काल में स्त्रियों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। मतलब थोड़ी ऐसी थी कि मानते थे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। मतलब यहाँ पर स्त्रियां क्या कर सकती थी? शिक्षा ले सकती थी और शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। स्त्रियों को 2 अधिकार प्राप्त नहीं थे। याद रखना, जो कौन से 2 अधिकार हैं जो स्त्रियों को प्राप्त नहीं थे वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में उनको सबसे पहले तो एक है कि राजनीतिक में भाग लेना। मतलब वो किसी भी राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, और इसके बाद उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब ये था कि पिता की संपत्ति का अधिकार। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई राजा है, उसका पिता, तो वो रानी नहीं बन सकती थी।
ऐसा इसमें समय था, मतलब ऐसी स्थिति थी स्त्रियों की। ठीक है, तो उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं था और इनको राजनीतिक में भाग लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करते हैं स्त्रियों की, इनको एक चीज और थी कि इन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की हुई थी। इस समय अगर कह सकते हैं इन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की हुई थी। ठीक है, और कई ऐसी महिलाओं के नाम हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे उस समय कौन कौन सी महिला थी। देखो, एक आपकी महिला थी लोपा। कौन महिला थी? लोपा। तो एक हम कह सकते हैं लोपा नाम की महिला, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो। दूसरी आपकी घोषा। ठीक है, कौन सी थी आपकी? घोषा। तो ये घोषा महिला थी। और एक आपकी विश्ववारा और एक आपकी सीकता आदि हमें महिलाओं का नाम वहाँ मिला है वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो ये इनकी महिलाओं की स्थिति थी। इसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हम देखते हैं तो अर्थव्यवस्था ये कैसे चलाती थी। तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो था वो पशुपालन और कृषि था। क्या था? पशुपालन कृषि। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? गाय पवित्रतम पशु की संज्ञा थी, मतलब ये गाय को बहुत पवित्र पशु मानते थे। और अघन्य, आपने नाम से होगा अघन्या, यहाँ पर आके मतलब हो जाएगी अघन्या माना जाता था, मतलब गाय को ये अघन्या मानते थे। और इस काल में युद्ध केवल गायों के लिए ही होते थे। मतलब कि सीधी सी बात है कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होंगी वही इसका मुखिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो युद्ध होते थे केवल गायों के लिए युद्ध होते थे। और राजाओं को गोपति की संज्ञा दी जाती थी। गोपति मतलब जिसके पास ज्यादा गाय है वो राजा होगा और वो गोपति कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी इनको संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता में। अब इसके बाद देखिए अर्थात जिसके पास सार्वधिक गाय होंगी। अब धर्म। धर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस काल में उपासना की पद्धति के रूप में स्थिति यज्ञ को अपनाया गया था। मतलब इन लोगों ने क्या किया था? यज्ञ को अपना लिया था। और ये लोग क्या करते थे? स्तुति और यज्ञ की उपासना करते थे। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रमुख देवता कौन से थे। तो यहाँ प्रमुख देवता इंद्र माने गए हैं। कौन माने गए हैं? इंद्र। इंद्र को प्रमुख देवता माना है, क्योंकि इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है, और युद्ध का देवता और वर्षा का देवता, इसलिए प्रमुख देवता इनके इंद्र थे। मतलब ऐसा मानते थे कि इंद्र ही हैं युद्ध के देवता और आपके वर्षा के देवता और कुलों को तोड़ने वाले, मतलब पुरंदर। ठीक है, और इसी के हिसाब से ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र को सबसे ज्यादा, मतलब 250, यहाँ पर सॉरी सुपुत्र हो गया है, यहाँ पर सूक्त। ठीक है, जो आपकी सूक्त हैं, सूक्त 250 सूक्त समर्पित हैं किसको? इंद्र को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आपका आता है अग्नि। तो अग्नि जो देवता है, दूसरे नंबर के देवता मानते थे ये लोग अग्नि को। तो अग्नि देवता को ऋग्वेद में 200 सूक्त दिए गए हैं। ठीक है, या समर्पित हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरे जो देवता थे वरुण देव। वरुण देव तीसरे प्रमुख देवता थे, इन्हें 30 सूक्त दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं और इसमें ऋग्वेद में, तो गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद में लिखा गया है। गायत्री मंत्र कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में लिखा गया है। और जो आपकी सावित्री को समर्पित है। ठीक है, और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है? तो याद रखना सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है। ठीक है, सॉरी पवित्र नदी, सरस्वती नदी है जो सबसे ज्यादा जो है पवित्र नदी मानी गई है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया सिंधु, सबसे ज्यादा 33 बार उल्लेख है। सिंधु नदी का 33 बार उल्लेख है, लेकिन पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है। ठीक है, और इसके बाद है ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और एक चीज और है इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या है कि आपके जो 10वें मंडल है पुरुष सूक्त है। ठीक है, इसमें क्या था कि ब्राह्मण परम पुरुष के रूप में माने जाते थे, क्षत्रियों भुजाओं जैसी, और वैश्य उनकी वैश्य हैं जो उनकी अलग अलग संख्या दी हुई है। ठीक है, और आर्य समाज आपको बता दिया पितृसत्तात्मक थी, और बाल विवाह और पर्दा प्रथा यहाँ पर प्रचलन बिल्कुल नहीं थी। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं थी। ठीक है, और इसकी एक चीज और हम बता दें आप लोगों को कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो है सोमरस था। आर्य सबसे ज्यादा सोमरस का सेवन करते थे। ठीक है, और यह वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो आपका आता है इसी के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है जो ये आपका लग जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व में। कहाँ लग जाता है? 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं
तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कौन कौन से परिवर्तन हैं आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले कबीले ढांचे में दरार, यानी कबीले ढांचे में दरार का मतलब ये था यहाँ पर कि ये लोग क्या करते थे, अपना एक कबीला बनाना चाहते थे, ठीक है। जिसमें क्या करता था कि अब ये लोग क्या करेंगे, अपना एक कबीला बनाएंगे और राजाओं का जो है पद वंशानुगत हो गया। यहाँ पर अपना ये राजाओं मतलब जो राजा बना, कबीला का जो राजा होगा, अब वो वंशागति इनने कर लिया, ठीक है। और ये स्वयं को जो है वो मानते थे प्रमुख। इसके बाद है आपकी, हम बात करते हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय। अब यहाँ पर एक परिवर्तन और देखने को मिला कि यहाँ पर जो है अब युद्ध गायों के लिए ना होकर भूमि के लिए होने लगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे क्षेत्र बढ़ने लगा, राज्य बढ़ने लगे, तो ये लोग पहले युद्ध करते थे गायों के लिए, लेकिन अब गायों के लिए युद्ध बंद हो गया। अब ये लोग युद्ध करने लगे भूमि के लिए, ठीक है। मतलब अब जितनी जिसकी भूमि होगी वही उसका राजा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नगरों का विकास। नगरों का विकास ऐसा कि अब जन के स्थान पर जनपदों की स्थापना होने लगी। अब यहाँ पर जो जनपद जन थे, अब जन को छोड़कर उन्होंने क्या नाम रख दिया, यहाँ जनपद। अब यहाँ पर जनपद में काम होने लगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जनपद में काम होने लगा मतलब नगरों के विकास में। अब जनपद के बाद आ गया अर्थव्यवस्था। ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाते थे, तो अर्थव्यवस्था का आधार है अब कृषि। मतलब यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो लोग चलाते थे उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि, ठीक है। और यहाँ पर इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। याद रखना, उत्तर वैदिक काल में अब यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी। कारण क्या था कि इसमें कृषि भूमि का विस्तार हुआ तथा उत्पादन में वृद्धि हुई, और इस काल में अंतरंजी खेड़ा नामक स्थान से सर्वप्रथम लोहे के कृषि उपकरण प्राप्त हमें हुए हैं। तो एक जगह है जो आपका अंतरंजी खेड़ा, अंतिरंजा खेड़ी है, वहां से हमें कृषि के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस काल में कह सकते हैं शतमान और कृपाण प्रमुख मुद्राएं थी। यहाँ पर क्या चलता था, निष्क, शतमान और कृपाण, कृषण, ये आदि जो है यहाँ पर मुद्रा चलने लगी थी, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है समाज। देखो समाज की हम अगर बात करते हैं कि समाज में क्या हुआ था, तो जब समाज में परिवर्तन ऐसा हुआ कि वर्ण व्यवस्था को जटिलता आ गई और अब स्पष्ट रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि रूपों में देखने को मिलने लगा। मतलब इन्हें बांट दिया भाई साहब कि ब्राह्मण अलग रहेंगे, क्षत्रिय अलग रहेंगे, वैश्य अलग रहेंगे, शूद्र अलग रहेंगे, ठीक है। ऐसा इन्हें बांट दिया। और इस काल में आश्रमों, चार आश्रम देखने को मिले हैं। कौन कौन से चार आश्रम, एक आपका ब्रह्मचारी, मतलब जो ब्रह्मचारी रहेगा वो ब्रह्मचारी आश्रम रहेगा, ठीक है। एक आपका गृहस्थी, मतलब जो घर परिवार से जुड़ा हुआ है वो गृहस्थी आश्रम। एक आपका सन्यासी, जिसने पूरा विवाह शादी नहीं की है, सन्यासी है, तो आपका सन्यास रहेगा। और अस्ते, ठीक है, अस्ते कह सकते हैं जो वस्तु को अपने पास ना रखने वाला, ठीक है, तो वो अस्तिक होता है। इस प्रकार के हमें चार आश्रमों का उल्लेख मिला है। तो ये आपका है समाज में सुधार, इस तरह से रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो इस समय समाज में जो उत्तर वैदिक काल है, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई हुई थी। यद्यपि उन्हें अभी कह सकते हैं थोड़े से अधिकार प्राप्त कम हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद आया राजा और प्रशासन। तो राजा और प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो अब राजाओं की शक्ति बढ़ गई थी। यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में राजाओं की शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। और उसके साथ कुछ संस्कार जुड़ गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि करवाने लगे। अब देखो राजा हो गए, अब राजा बड़े हैं तो फिर बड़ा नाम होना चाहिए। तो ये लोग क्या करने लगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि करवाने लगे, ठीक है। और प्रशासन को है, अब प्रशासन को भी बढ़ाना पड़ा। तो प्रशासन को जब बढ़ाया इन लोगों ने, तो प्रशासन बढ़ेगा तो अधिकारी बढ़ेंगे, ठीक है। और प्रशासन कैसे बढ़ा, इनने क्या किया, कर रोपण करने लगे, मतलब कर अब लागू करने लगे। इनने यहाँ से कर प्रणाली लागू कर दी और जिसके कारण अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है। प्रशासन की बात कर रहे हैं हम, केवल प्रशासन की, ठीक है। और इस तरह से इस प्रशासन प्रमुख जैसे कौन कौन से थे, जैसे सेनानी, मतलब जो सेना का प्रमुख होगा। पुरोहित, पुरोहित समझते हो, पुरोहित का मतलब होता है राजा का पराश्रम दाता, तो उसको पुरोहित कहा जाने लगा, ठीक है। ग्रामणी, ग्रामणी मतलब कि ये था कि ग्राम का मुखिया, तो ग्राम का जो मुखिया रहेगा वो ग्रामणी। संघिहित्र मतलब कोष का अध्यक्ष, जो कोष रखा हो उसका अध्यक्ष होता था संघिहित्र। भागदुग मतलब कि कर संग्रह करता, मतलब कि जो कर को लेता था, मतलब जो टैक्स लेते थे उनके लिए बोलते थे भाग दुग्ध, ठीक है। अश्ववाय
पासे को खेलने में राजा की सहायता करने वाला होता था उसे बोलते थे अक्षवाह। ठीक। इसके बाद है पालागल। पालागल मतलब विशुक। ठीक है। विशुक मतलब कि कह सकते हैं जो नौटंकी करते थे, मतलब कह सकते कॉमेडी करते थे, वो लोग उससे बोला जाता पालागल। महासी। महासी मतलब मुख्य रानी बोला जाता था महेशी को। ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब इसके बाद देखो लास्ट जो आपका आता है धर्म। तो धर्म है, धर्म में क्या परिवर्तन हुई। तो धर्म में आप लोग देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में धर्म का प्रमुख आधार यज्ञ बन गया। मतलब ये लोग यज्ञ में विश्वास करते थे। ठीक है। और महत्वहीन हो गया और उनका स्थान प्रजापति विष्णु और रुद्र ने ले लिया। अब यहाँ पर क्या था कि इंद्र देवता और अग्नि देवता और वरुण देवता का महत्व थोड़ा कम हो गया। अब ये लोग मानने लगे प्रजापति को, विष्णु को, रौद्र को। समझ रहे। प्रजापति को मतलब सर्वोच्चतम देवता कहा जाने लगा। यहाँ पर प्रजापति का उल्लेख होता है। अब यहाँ पर इंद्र, अग्नि और वरुण की मान्यता थोड़ी कम हो गई और प्रजापति, विष्णु और रुद्र की मान्यता बढ़ गई। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये लोग अपना धर्म प्रसार करने लगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल आप लोग देख ही रहे हैं, नीलेश कुर्मी सागर। ठीक है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।